नमस्कार, मेरा नाम साहिल कैरो है और उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने ये बैच लिया है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग ये जानते ही होंगे कि ये बैच यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो परीक्षा होनी है, उसके लिए है। तो आज वैसे पहली कक्षा है तो कुछ चीज़ें आप लोगों के दिमाग में होंगी कि मैं इस पर बात करूँगा या उस पर बात करूँगा। बहुत एक स्पष्ट ओवरव्यू लेकर मैं आया हूँ या बहुत स्पष्ट रणनीति में लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तब ज़्यादा आसान हो पाती है अगर सामने विद्यार्थी होते हैं, वो लगातार इंटरेक्शन करते हैं, लगातार बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि लगभग 3.5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक अंदाज़ा हो गया है कि विद्यार्थियों की उम्मीदें क्या होती हैं या वो किस तरह के प्रश्न जानना चाहते हैं। जहाँ तक मसला उम्मीद का है, तो उम्मीद बहुत साफ़ होती है कि जी अगर हमने ये बैच लिया है, तो हम चाहते हैं कि इसमें हमें सफलता मिले। अगर हम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं और हमने आप पर भरोसा जताया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण करवाएँ, इस परीक्षा में हमें सफल करवाएँ। तो ये उम्मीद तो हर शिक्षक से की ही जाती है और ख़ासकर तब जब हम किसी विशेष मोटिव के तहत, किसी विशेष उद्देश्य के तहत पढ़ाई करते हैं, जो कि हम लोग जिस सेटअप का हिस्सा है, उसमें तो आप लोग एक ख़ास उद्देश्य के तहत ही किसी भी कोर्स को शुरू करते हैं। तो अगर हमारा ये कोर्स यूपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों की उम्मीद तो यही रहने वाली है और हम लोगों की कोशिश भी यही रहने वाली है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जो आपके ज़हन में होंगे या आप उम्मीद कर रहे होंगे कि सर इनके बारे में बात करके ही हमसे आगे बातचीत करेंगे या आगे कोई भी चर्चा करेंगे। तो उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न तो परीक्षा के प्रारूप का होता है। परीक्षा के प्रारूप के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी ही। ये परीक्षा जो है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए है, यानी अगर इस परीक्षा में आप सफलता हासिल करते हैं, तो आप जो कॉलेज होते हैं, जो महाविद्यालय होते हैं, उनमें हिंदी विषय के अध्यापक होंगे, उनमें हिंदी विषय के शिक्षक होंगे, जिसे हम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कहते हैं, जो फिर प्रमोट होकर, जिनकी पदोन्नति होकर वो एसोसिएट प्रोफ़ेसर बनते हैं और फिर प्रोफ़ेसर बनते हैं। यानी शिक्षक को वो कहाँ पढ़ाएँगे, इस आधार पर हम 3-4 वर्गों में बाँट देते हैं। जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्हें हम जो प्राइमरी लेवल पर यानी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं, पहली मतलब शुरू से लेकर 5वीं तक, उन्हें हम प्राथमिक शिक्षक कहते हैं। अलग-अलग राज्यों में उनके लिए अलग-अलग नाम है। मोटे तौर पर हम कह देते हैं कि प्राथमिक शिक्षक, ठीक है जी। फिर जो 6ठी से 8वीं या कुछ स्थितियों में 10वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, उन्हें हम टीजीटी शिक्षक कहते हैं, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। और जो 11वीं 12वीं या कभी-कभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं, उन्हें हम पीजीटी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। फिर और कुछ-कुछ जगह मैंने देखा 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्कूल लेक्चरर्स भी कहा जाता है। तो पीजीटी का ही पर्याय होता है, वो अलग-अलग जगह अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। जो लोग महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में यानी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, उनमें जो शुरुआत कर रहे होते हैं, उन्हें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कहा जाता है। फिर एक निश्चित अनुभव के बाद और कुछ और अर्हताएँ हैं, उन्हें पूरा करने के बाद आपकी पदोन्नति होती है एसोसिएट प्रोफ़ेसर के रूप में और फिर प्रोफ़ेसर के रूप में, और आजकल सीनियर प्रोफ़ेसर के रूप में एक और पदोन्नति की भी शुरुआत हुई है। तो ये बैच या ये कोर्स असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए है, उत्तर प्रदेश के जो महाविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके लिए। तो इसमें जो प्रक्रिया है उसके 2 चरण हैं, एक है परीक्षा, दूसरा साक्षात्कार। तो परीक्षा का ठीक-ठाक महत्व रहता है और पहला चरण परीक्षा ही है। परीक्षा में आप जितने अंक अर्जित करेंगे, उसी आधार पर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को नहीं बुलाया जाता, वो जितनी रिक्तियाँ होती हैं, जितने पद होते हैं, उसके एक निश्चित अनुपात के हिसाब से बुलाते हैं, ठीक है जी। और जब अंतिम मेधा सूची बनती है, यानी मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल, जिसके आधार पर आपका चयन होगा, उसमें आपके रिटन एग्ज़ाम यानी आपकी जो लिखित परीक्षा है ये, और ये भी कैसी होगी, एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नों वाली, यानी आपको वैसे लिखना नहीं है,
आपको विकल्पों का चयन करना है। हर प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक को आपको चुनना होगा। तो इसमें आपने जितने अंक प्राप्त किए उन अंकों को और साक्षात्कार में आपको जितने अंक मिले उन्हें जोड़कर आपकी अंतिम मेधा सूची बनती है। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं और 70 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होते हैं। अगर आप लोगों की बात की जाए तो 70 प्रश्न हिंदी से संबंधित होंगे, चाहे फिर वो हिंदी भाषा हो, यानी उसमें भाषा विज्ञान या व्याकरण का हिस्सा हो, या फिर वो काव्य शास्त्र का हिस्सा हो, या आलोचना का हिस्सा हो, या वैचारिक पृष्ठभूमि का। तो कुछ कुछ विचारधाराएं आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है, या फिर साहित्य का हिस्सा हो, या कुछ खास रचनाओं का। तो पाठ्यक्रम का विश्लेषण अभी करेंगे हम। तो उससे आप लोगों को 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके पाठ्यक्रम के बारे में, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस कोर्स में आप लोगों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो इस कोर्स में 2 शिक्षक आप लोगों को पढ़ाएंगे, एक मैं होऊंगा, एक दूसरे शिक्षक हैं, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है जी। मैं आप लोगों को 5 इकाइयाँ पढ़ाऊंगा, दूसरे शिक्षक भी 5 इकाइयाँ पढ़ाएंगे। आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है वो कुल 10 इकाइयों में वर्गीकृत है। इन आपके पाठ्यक्रम में कुल 10 इकाइयाँ हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम लगभग 100 कक्षाओं में इसे पूरा पढ़ा दें, कोशिश यही रहेगी। और एक कक्षा लगभग 2 घंटे की रहेगी, उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाता है, जैसे कक्षा कभी 1.5 घंटे की हो सकती है, कभी 2.25 घंटे की हो सकती है, पर अमूमन 1.5 घंटे से कम की नहीं होती और अमूमन 2.25 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती। और एक जो औसत अवधि रहेगी वो 1:50 से 2 घंटे के बीच की रहेगी, 1 घंटे 50 मिनट से 2 घंटे के बीच की। 50 कक्षाएं लगभग मेरी रहेंगी और 50 कक्षाएं आपके दूसरे अध्यापक की रहेंगी। ठीक है जी। आप लोगों की कक्षा में रिस्पॉन्स टैब की व्यवस्था रहेगी, यानी आप जब कक्षा कर रहे होंगे तो आप रिस्पॉन्स टैब के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन ये सुविधा केवल लाइव कक्षाओं में रहेगी, यानी जो लाइव कक्षाएं हैं उनमें ही ये सुविधा रहेगी। ठीक है जी। यानी कक्षा को आप लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। कक्षा का एक निर्धारित समय होगा जिस पर कक्षा होगी। अगर उस समय आप कक्षा को देखते हैं तो कक्षा को आप लाइव देख सकते हैं। अगर आप बाद में कक्षा को देखते हैं तो रिकॉर्डेड होगी। लाइव कक्षा में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि तब आप प्रश्न पूछेंगे तो रिस्पॉन्स टैब हमारे सामने रखी होती है, उस पर आपका प्रश्न आ जाएगा जिसे हम देख पाएंगे। रिकॉर्डेड में आप प्रश्न पूछेंगे तो देखने के लिए वहाँ हम नहीं होंगे, क्योंकि हम तो जब तक आपको, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी तो मैं यहाँ हूँ, अभी तो मैं रिस्पॉन्स टैब देख रहा हूँ, लेकिन जब कक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद तो मैं नहीं होऊंगा रिस्पॉन्स टैब देखने के लिए। लेकिन ऐसे में भी जो भी दुविधा आप लोगों को होगी उसके समाधान के लिए हम नियमित जूम सेशंस करेंगे। जूम सेशन क्या होता है? आप लोगों ने कोर्स में प्रवेश करते हुए अपनी एक ईमेल आईडी दी होगी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि आपकी होगी। तो उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको ईमेल भेजा जाता है जिसमें एक लिंक होता है और इस बात की सूचना होती है कि फला तिथि को फला समय पर आप लोगों का जूम सेशन होगा। तो जूम एक ऐप होती है, आप लोग जानते ही होंगे उसके बारे में, एक एप्लीकेशन है। तो आप जब उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप उस ऐप पर चले जाते हैं और फिर आप उस सेशन में आ जाते हैं जहां आमने सामने हम लोग बात करते हैं। तो जैसे वीडियो कॉल पर बात की जाती है ना, उस तरह से जूम सेशन पर बात होती है। तो शिक्षक उपलब्ध रहेंगे जूम सेशन में और शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थी भी उपलब्ध रहते हैं। तो विद्यार्थियों को जो भी प्रश्न पूछना होता है वो शिक्षक से पूछ लेते हैं। तो ये रोज नहीं होंगे, ना ही ये साप्ताहिक होंगे, लेकिन एक नियमित अवधि पर हम ऐसा करते रहेंगे। आप लोगों को इस बात की सूचना मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग ये ध्यान रखें कि जो जूम सेशन है उसकी सूचना आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। तो आप अपना ईमेल कभी कभी चेक कर लिया कीजिए। और वैसे भी अब आप लोग बड़े हो गए हैं, ये आदत डाल लेनी चाहिए कि हम रोज दिन में एक बार शाम को
अपनी ईमेल आईडी खोल कर देख लें, क्योंकि ज़्यादातर महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें ईमेल आईडी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आधिकारिक सूचनाएं जितनी भी होती हैं उसमें ईमेल ही भेजे जाने का प्रचलन है। ठीक है जी। इसके अलावा तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि और कोई ऐसा प्रश्न होगा। कोई होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम उस पर बात कर लेंगे आगे। अब ये जो कोर्स है इसे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? जैसे आप लोगों के पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक्स है, हम एक कक्षा में किसी टॉपिक को लेंगे, फिर उस पर बात करेंगे। उस कक्षा की पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपकी जो ऐप है उसी में पीडीएफ्स का एक विकल्प रहता है, वहाँ सारी पीडीएफ आती रहेंगी। रोज की पीडीएफ रोज नहीं आ पाएगी, वो संभव नहीं हो पाता, लेकिन सप्ताह में एक बार आप लोगों की उस सप्ताह की सारी कक्षाओं की पीडीएफ आपकी ऐप में डाल दी जाती हैं, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है जी। आप लोगों को जो पीडीएफ्स, कम से कम मेरी कक्षाओं के संदर्भ में आप लोगों को जो पीडीएफ्स दी जाएंगी उससे बाहर आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल उन पीडीएफ्स को ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है जी। कक्षा में मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के बाद उससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की पूर्व परीक्षाओं में, उन पर चर्चा करूंगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, ध्यान रहे इसमें टीजीटी पीजीटी को शामिल करने की मेरी बहुत योजना फिलहाल है नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे, मतलब वो आप छोड़ दीजिए कौन कौन सी परीक्षाएं। मोटे तौर पर इतना समझिए कि जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में, उन सब के प्रश्नों को मैंने अपनी कक्षाओं में शामिल किया है। तो मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को भारतीय आर्य भाषाओं का विकास पढ़ा रहा हूं, तो वो टॉपिक पूरा पढ़ाने के बाद फिर उस टॉपिक से जो भी प्रश्न उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अंत में उस पर तो चर्चा करेंगे ही, उसके साथ साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और बिहार का भी अगर कोई प्रश्न पत्र मिला तो उसको भी ले लेंगे। इनके असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य, मतलब मुख्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा संभावित प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं, इस पर तो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ही चर्चा करते रहेंगे। तो आप लोगों के इस कोर्स को या मेरी जो कक्षाएं होंगी, अब मैं केवल अपने बारे में बात कर रहा हूं, उन कक्षाओं में मैं 3 चीजों को मुख्यतः ध्यान में रखूंगा। पहली कि जो मैं पढ़ाऊं वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हो, एक। दूसरा, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाए ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े। आपके पास, आपको पता हो कि मुझे इतना पढ़ना है, इसी में से मुझसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, आपको स्रोत उपलब्ध करवाना। दूसरा, थोड़ी अवधारणात्मक समझ भी देना और उसके साथ साथ चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। अब ये मुन्नी बदनाम हुई और जो और ट्रिक्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पर, अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो सब तो देखिए मैं नहीं कर पाऊँगा। आप लोग मुझसे ऐसी उम्मीद भी मत कीजिएगा। अगर आपने की होगी तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, उस स्तर पर आपको मुझसे निराशा ही होगी। लेकिन फिर भी कुछ मेरे अपने तार्किक तरीके हैं जिस हिसाब से या जिनके हिसाब से मैं ये प्रयास करूंगा कि आप लोगों को आसानी हो चीज़ों को याद रखने में। ठीक है जी। तो मेरा अनुमान है कि उससे आप लोगों को आसानी होगी भी। तो अवधारणात्मक समझ और उसके साथ साथ तथ्य को याद कैसे रखा जाए, इन दोनों ही चीज़ों पर बल रहेगा। तीसरी बात, जो भी प्रश्न उस टॉपिक से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए, मतलब अलग भी जो संबंधित परीक्षाएं, यानी ऐसी परीक्षाएं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर के मुख्यतः, उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, उन सब पर चर्चा की जा सके और इसके साथ साथ संभावित प्रश्नों पर चर्चा की जा सके। तो फिलहाल ये 3 मूल बिंदु हैं जिनके आधार पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी अगर आप लोग मुझसे कुछ चाहते हैं तो आप लोग निसंदेह
कभी भी बता सकते हैं। मैं आप लोगों से अपना फ़ोन नंबर भी साझा करूँगा, बस इस गुजारिश के साथ कि मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बैचेज़ में हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी हो जाते हैं, और मैं अमूमन अपना नंबर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षक का दायित्व महज कैमरे के सामने तक का नहीं है, ये भी है कि अगर उसके विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो वो उसमें सहयोग करे। पर उसके लिए आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि आपका जब मन करे तब फ़ोन मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं तो जवाब देने में थोड़ा समय लगता है, कई बार ये समय 5, 6, 7 दिन तक का भी लग जाता है। तो अधीर मत होइएगा, बेचैन मत होइएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा कि कुछ मजबूरी होगी जिस वजह से तुरंत जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये विनम्र गुजारिश है मेरी कि नंबर मैं दूंगा आप लोगों को, लेकिन ये ध्यान जरूर रखिएगा कि कोई भी आपको दिक्कत होती है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, लेकिन उसके जवाब में ये उम्मीद मत कीजिएगा कि तुरंत उसका जवाब दूं, थोड़ा समय लगता है जवाब में। ठीक है जी, तो ये तमाम बातें थी। अब हम बात करते हैं इस परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में कि आयोग ने क्या पाठ्यक्रम आप लोगों के सामने रखा है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज, ये आधिकारिक पाठ्यक्रम है जो आयोग की ओर से जारी किया गया है। इसमें कुल 10 इकाइयां हैं। पहली इकाई है हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें इन्होंने टॉपिक्स बताए हैं। सबसे पहले हिंदी का इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी कि हिंदी बनी कैसे, उसकी पूरी परंपरा क्या है, और ये शुरुआत से शुरू कर रहे हैं संस्कृत से, संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत से। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का मतलब होता है वैदिक और लौकिक संस्कृत। फिर इन्होंने आगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं लिखा है, जिसका मतलब है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिस वर्ग का एक हिस्सा हिंदी भी है। तो इन बातों को समझेंगे कि आर्य भाषा क्यों कहा जा रहा है, कैसे ये काल विभाजन किया गया, क्या क्या दौर है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, और उन भाषाओं की मुख्य विशेषताएं ऐसी कौन सी है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और किन किन से संबंधित प्रश्न या किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित पहले पूछे जाते रहे हैं। अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का हिस्सा है। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण पहली बार डॉक्टर हार्नले ने किया था। किस तरह से वर्गीकरण किया गया, एक बार पूछा भी गया था यूपी की ही इसी परीक्षा में, मतलब 2019 में या उससे पहले वाली में संभवतः, कि भारतीय आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर पहली बार किस विद्वान ने ध्यान आकृष्ट किया था, तो डॉक्टर हार्नले ने वो वर्गीकरण किया था पहली बार। फिर आगे हिंदी का भूगोल हमें पढ़ना है। भूगोल यानी इतिहास, यानी कैसे हिंदी बनी। भूगोल यानी हिंदी का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन से ऐसे भूखंड हैं जहाँ हिंदी का प्रयोग होता है, और हिंदी के रूप अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से किस तरह बदल जाते हैं। तो इसी में हम हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां पढ़ते हैं, उन बोलियों की विशेषताएं वगैरह पर बात करते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं इस पर बात करते हैं, उनके संबंध में क्या क्या विवाद रहे इस पर बात करते हैं, और उसमें जो कुछ विभाषाएं बन गई उन पर मुख्य रूप से बात करते हैं। उसमें अवधी, ब्रज और खड़ी बोली विशेष है। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार, आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, उनका वर्गीकरण और क्षेत्र क्या क्या है। फिर तीसरा इसमें टॉपिक जो है वो है प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, यानी जो हिंदी थी उसके अलग अलग रूप कौन कौन से थे। तो हिंदी के ही अलग अलग रूप के तौर पर भाषाविद उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी हिंदी की बात करते रहे हैं। तो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी हिंदी, हिंदी के अलग अलग रूप। फिर काव्य भाषा के रूप में अवधी, ब्रज और खड़ी बोली का कैसे विकास हुआ। तो ये 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत जो इन्होंने एक शीर्षक से रख दिए हैं, हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम इन्हें 3 अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उसका इतिहास,
हिंदी का भूगोल किस तरह का रहा और हिंदी के अलग अलग रूप किस तरह के रहे। ठीक है जी। तो मैं उन तीनों को हाईलाइट कर देता हूं, जो इसके 3 मुख्य बिंदु है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहला तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही हो गया, फिर हिंदी का भौगोलिक विस्तार हो गया, फिर प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप। ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरी जो बुलेट है इसमें, मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, यानी कि हिंदी का रूप किस तरह का है, यानी जिसे हम सामान्यतः व्याकरण कह देते हैं, वो इन्होंने इसके अंतर्गत रखा है। मतलब व्याकरण के टॉपिक्स को इसके अंतर्गत रखा है। इसमें ये हिंदी की ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन आप लोगों से चाहते हैं, जिसे स्वनि व्यवस्था भी कहते हैं या ध्वनि व्यवस्था कहते हैं। फिर उसी के अंतर्गत आती है कि जो हिंदी की ध्वनियां हैं, जिन्हें हम स्वर व्यंजन कहते हैं, उन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सी ध्वनियां कंठ है, कौन सी तालव्य है, कौन सी काकल्य है, कौन सी मूर्धन्य है। फिर बाह्य प्रयत्न के आधार पर कौन सी अघोष है, सघोष है, अल्प प्राण, महाप्राण, इन तमाम पक्षों पर हम इसमें चर्चा करते हैं। फिर आगे हिंदी के जो शब्द हैं या हिंदी का जो शब्द भंडार है उसके बारे में, और उसमें भी मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय, यानी हमें हिंदी के शब्दों के प्रकार नहीं पढ़ने हैं इसमें, क्योंकि शब्दों के प्रकार ये हमसे अपेक्षित नहीं कर रहे हैं। ये हमसे क्या चाह रहे हैं कि हमें उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पता हो। असल में हिंदी के संदर्भ में हम मानते हैं कि शब्द निर्माण की 4 युक्तियां हैं, 4 तरीके हैं जिनसे नए नए शब्द बनते हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है जी। आपके पाठ्यक्रम में उपसर्ग और प्रत्यय को लगाया है, संधि और समास को नहीं, तो हम केवल उपसर्ग और प्रत्यय के संदर्भ में ही बात करेंगे। फिर हिंदी की रूप रचना, यानी शब्द जब पद में तब्दील होता है तो उसकी प्रक्रिया में कौन कौन सी अवधारणाएं आती हैं। शब्द पद में कैसे तब्दील होता है। शब्द और पद मोटे तौर पर एक ही चीज है, लेकिन अगर हम अच्छे से देखें या व्याकरण के नजरिए से देखें तो इन दोनों में पोजीशनिंग का अंतर है, स्थानिकता का फर्क है। अगर कोई शब्द स्वतंत्र है, यानी केवल मैं बोलूं स्कूल, केवल स्कूल, कहीं शब्दकोश में लिखा हुआ है स्कूल या केवल स्कूल, यानी वो एकदम स्वतंत्र है, किसी के साथ नहीं, अलग है, तो वो शब्द है। जब उस शब्द का प्रयोग हम वाक्य के भीतर कर देंगे तब उसे हम पद कहते हैं या रूप कहते हैं। जैसे आज मैं स्कूल जाऊंगा, इस वाक्य में जो स्कूल आएगा उसे हम पद या रूप कहेंगे। ठीक है जी। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं और शब्द स्वतंत्र होता है। ये बेसिक अंतर, ये मूल अंतर है दोनों का, शब्द और पद का। तो उस संदर्भ में लिंग, वचन, कारक और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ध्यान रखिए इसमें अव्यय नहीं है तो हम अव्यय पर चर्चा नहीं करेंगे। आगे हिंदी की वाक्य रचना यानी वाक्य व्यवस्था, तो ये एक तरह से जो व्याकरण में हम लोग पढ़ते रहे हैं वो तमाम चीजें इसमें आ गई। फिर हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, एक है हिंदी के विविध रूप, यानी हिंदी का हम कैसे, हिंदी के अलग अलग रूप हमें मिलते थे, उर्दू, हिंदुस्तानी, हिंदी, दक्षिणी, 4 रूप। प्रयोग के विविध रूप, यानी हिंदी का प्रयोग हम कैसे अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। जैसे बोली के रूप में, जितनी भी बोलियां हैं वो हिंदी के ही तो अलग अलग रूप है। तो स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर हम बोलियों के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। फिर मानक भाषा, एक हमने शिष्ट भाषा भी बनाई हिंदी, जिसमें हम पढ़ते लिखते हैं, जिसमें हम औपचारिक बातचीत करते हैं, जिसमें किताबें होती हैं, जो उसका व्याकरणिक रूप है। फिर राजभाषा के तौर पर हिंदी, जिसका प्रयोग पूरी शासन व्यवस्था शासकीय कार्यों के लिए करती है, उसमें भारत सरकार भी आ जाएगी और आप लोगों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार भी। फिर राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का जो मसला रहा, जो चर्चाएं हुई वो तमाम,
और फिर संचार माध्यमों के साथ हिंदी का क्या संबंध है, तो संचार भाषा के रूप में हिंदी, तो इसके प्रयोग के अलग अलग रूप हो गए, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा। जब हम राजभाषा की बात करते हैं उसी संदर्भ में हम संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं। संवैधानिक स्थिति यानी संविधान में हिंदी या भाषा को लेकर कौन कौन से अनुच्छेद लिखे गए हैं। तो यानी पहली जो इकाई है उसमें मुख्यतः हमें 5 टॉपिक्स को पढ़ना है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी का इतिहास, हिंदी का भूगोल, भौगोलिक विस्तार, हिंदी के विविध रूप, हिंदी के प्रयोग के विविध रूप और व्याकरण या हिंदी का भाषिक स्वरूप। तो ये 5 अलग अलग टॉपिक्स हो गए इस एक इकाई में। इसके बाद दूसरी इकाई है नागरी लिपि का इतिहास और विकास, यानी इसमें हमें लिपि के बारे में पढ़ना है। नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपि किसे कहते हैं, लिपि यानी स्क्रिप्ट। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक वाचिक और दूसरा लिखित रूप। वैसे कई जगह मैंने ये भी पढ़ा कि भाषा के 3 रूप होते हैं, तीसरा सांकेतिक, लेकिन भाषा वैज्ञानिक सांकेतिक को नहीं मानते, वो मानते हैं भाषा के 2 ही रूप हैं। एक है उसका वाचिक रूप जिसको मौखिक भी कहते हैं, दूसरा है उसका लिखित रूप। जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं उसे भाषा का वाचिक या मौखिक रूप कहते हैं। जब हम भाषा का प्रयोग लिखकर करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हम भाषा में ध्वनियों का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं कुछ ध्वनियों का ही तो उच्चारण कर रहा हूं। आप लोग उन्हीं ध्वनियों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि फर्दिनांद सोशूर होते तो वो कहते कि नहीं, ये प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है। सोशूर आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक है, बहुत रोचक चिंतक है। अगर कभी मन करेगा आप लोगों का तो थोड़ा पढ़िएगा उनके बारे में। खैर फिलहाल हम उन पर बात नहीं करेंगे, वो ध्यान आ जाते हैं जब भी भाषा पर बात होती है। बड़ी अलग अलग बातें कहते हैं और बड़ी मजेदार बातें कहते हैं। तो अब मैं कुछ ध्वनियों का उच्चारण कर रहा हूं, आप उन ध्वनियों को सुन रहे हैं। यही प्रक्रिया चल रही है हमारी बातचीत की। जब मैं लिखित भाषा का प्रयोग करूंगा तब तो मैं ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर सकता, तब तो मुझे उन्हें लिखना पड़ेगा। तो मैं उन्हें लिखूंगा कैसे? तो उन्हें लिखने के लिए हमने कुछ संकेत निर्धारित कर रखे हैं, कुछ साइंस बना रखे हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा क, तो उस क को लिखने के लिए संकेत है ये। अगर मैं बोलूंगा ख, तो ख को लिखने का संकेत है ये। अगर मैं बोल रहा हूं आ, तो आ को लिखने का संकेत है ये। तो कुछ संकेत हम लोगों ने निर्धारित कर रखे हैं। इन्हें वर्ण कहते हैं, इन्हें लेटर कहते हैं। तो ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है जी। तो ध्वनि और वर्ण एक ही चीज है, बस फर्क क्या है? ध्वनि या साउंड का संबंध भाषा के वाचिक रूप से है और वर्ण का संबंध भाषा के लिखित रूप से है। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है या वर्ण का वाचिक रूप ध्वनि होती है। इसलिए जो ध्वनि है वो मुख और कान का विषय है। मुख से उसका उच्चारण होता है, कानों से उसे सुना जाता है। और जो वर्ण है वो आंख का विषय है, क्योंकि आंख से ही हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये बात कामता प्रसाद गुरु ने कही है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के सबसे बड़े व्याकरण विदों में से एक माने जाते हैं। उन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है और बहुत सारी परीक्षाओं में तो यही प्रश्न आ जाता है। अब तक हमने पाठ्यक्रम चर्चा के संदर्भ में जो बातें की है ना, उसमें से ही आपको अलग अलग परीक्षाओं में 4-5 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे कि ध्वनि वर्ण के बारे में, शब्द या पद के बारे में, फिर ये जो बातें की अलग अलग रूप इनके बारे में, इतिहास के बारे में, फिर उसके बाद हमने और जो भी चर्चाएं की अब तक उसी में सोशूर आधुनिक भाषा वैज्ञानिक तमाम मिल जाते हैं। इसी तरह के प्रश्न हुए। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है जी। तो वो पूरा हम पढ़ेंगे आगे। वर्ण, तो वर्णों के समूह और उन्हें प्रयोग करने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी जो पूरे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
अल्फ़ाबेट, जैसे अंग्रेजी में A to Z जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट, उसकी वर्णमाला, और हिंदी में अ से लेकर पूरा संयुक्त व्यंजनों तक वो हिंदी की वर्णमाला है। माला, माला किसे कहते हैं? अलग अलग घटकों को जब एक सूत्र में पिरो दिया जाता है तभी तो माला बनती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये चैन पहन रखी है, ये भी माला है। अब इस चैन में क्या है? इसमें कई सारे अलग अलग कुंदे हैं ना, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी अलग अलग इसके घटक हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक सूत्र में बंधे हुए अलग अलग घटकों के समूह को हम माला कहते हैं। जैसे मान लीजिए फूलों की माला है, तो उसमें फूल होंगे जो एक सूत्र में बंधे हुए होंगे एक दूसरे से, यानी उनमें पूर्वापर संबंध होगा। पूर्व यानी पहले, अपर यानी बाद में, पहले और बाद का संबंध होगा। कोई मोतियों की माला है तो कई सारे मोती होंगे जो एक सूत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है जी। तो वर्णमाला यानी वर्णों का एक समूह जो एक सूत्र में एक दूसरे से जुड़ा हो, यानी व्यवस्थित समूह। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला या अल्फाबेट कहते हैं। तो वर्णमाला और वर्णों के प्रयोग के जो नियम आदि हैं, उनकी जो पूरी व्यवस्था है, उसे हम लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है जी। तो जो देवनागरी लिपि है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ये हमारा 5वां टॉपिक होगा। फिर तीसरी यूनिट है हिंदी विस्तारीकरण के वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास, यानी हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, उसका विस्तार किया जाए, इसे लेकर क्या क्या कोशिशें की गई। वो कोशिशें भी 2 स्तरों पर हुई, व्यक्तिगत स्तर पर भी और संस्थागत स्तर पर भी, यानी कुछ संस्थानों ने भी की और कुछ व्यक्तियों ने भी की। तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसके कुछ सब टॉपिक्स भी आप लोगों को बताए गए हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कैसे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ, कौन कौन से आंदोलन हुए, मुख्य व्यक्ति और संस्थाएं कौन कौन सी थी, और आज कौन कौन सी संस्थाएं और विभाग हिंदी से संबंधित है जो कि काम कर रहे हैं। भारत सरकार की कई सारी संस्थाएं और कई सारे विभाग हैं हिंदी से संबंधित जो कि काम कर रहे हैं। तो उन सब के विषय में भी हमें पढ़ना है। ये जो हिंदी के जन माध्यम पोर्टल और वेब पटल है, इनका संबंध जन संचार से या संचार माध्यमों से है। तो यहीं पर हम इन्हें इसके साथ ही जोड़कर पढ़ेंगे। सम्मान, पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, पत्रकारिता का इतिहास आप आगे पढ़ेंगे तो उसके साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा आपको। और जो सम्मान और पुरस्कार है तो एक कक्षा में अंत में इस पर चर्चा कर लेंगे। तो ये जो पहली 3 इकाइयां हैं आपके पाठ्यक्रम की, ये तीनों इकाइयां भाषा विज्ञान और व्याकरण से जुड़ी हुई इकाइयां हैं, तीनों की तीनों। तो इन तीनों ही इकाइयों का संबंध है भाषा विज्ञान और व्याकरण से। ठीक है जी। ये तीनों की तीनों इकाइयां माफ कीजिएगा, ये तीनों की तीनों इकाइयां मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बस इसमें कुछ चीजें ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सॉफ्टवेयर है, यूनिकोड है, इन्हें मैं आप लोगों को संचार भाषा से जोड़कर पढ़ाऊंगा क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। ठीक है जी। फिर यहाँ जो ये टॉपिक्स है हिंदी के जन माध्यम और वेब पटल, इसे भी आप लोगों को संचार भाषा से ही जोड़कर पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। फिर ये जो पूरा टॉपिक है, क्या क्या इसके लिए प्रयास किए गए, इस टॉपिक का संबंध है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का कैसे विकास हो और कैसे हिंदी
राजभाषा के तौर पर आज काम कर रही है। तो इसे हम जोड़कर पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा से। ठीक है जी, ये पूरी के पूरे इन टॉपिक्स को जो सम्मान और पुरस्कार है उन्हें अंत में पढ़ेंगे, यानी जब इन तीनों इकाइयों पर चर्चा हो जाएगी तब अंत में इस पर बात कर लेंगे। पत्र पत्रिकाओं को आप लोग पत्रकारिता के इतिहास के साथ पढ़ेंगे। पत्रकारिता के संदर्भ में देखिए, जो इकाई 4 है इकाई 5, इसमें हिंदी की कथेतर गद्य विधाओं में देखिए दिया हुआ है पत्र साहित्य। हालांकि इसमें ये पत्र ना लेटर वाला होगा, तो क्या आप लोगों को पत्रकारिता अलग से इसमें कहीं दी हुई है? नहीं। चलिए ठीक है, फिर पत्रकारिता को हम लोग एक अलग टॉपिक के रूप में ही पढ़ेंगे अंत में। ठीक है, कि किसमें तो कहीं पत्रकारिता नहीं दी हुई है, पत्र साहित्य तो लेटर होगा। ठीक है जी, चलिए पत्रकारिता है ये, इसे भी अंत में पढ़ेंगे। अंत में यानी इन 3 इकाइयों के संदर्भ में ही फिलहाल मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे हम आपके पाठ्यक्रम की इन पहली 3 इकाइयों को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा, फिर इसके बाद चौथा, इसी से जोड़कर पढ़ेंगे इनको, तीनों बिंदुओं को, फिर संचार भाषा, इसी से जोड़कर पढ़ेंगे जन माध्यम और पोर्टल और वेब पटल को। इनके बाद फिर आगे नागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे, पहले ये भाषा वैज्ञानिक विवरण, फिर नागरी लिपि। तो 1, 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है जी। और फिर बाद में पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे और सम्मान और पुरस्कार के बारे में एकदम अंत में ही पढ़ लेंगे, काव्य शास्त्र वगैरह सब पढ़कर। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा इसे पढ़ने का। इसे भी ऐसा करते हैं, इसे भी पत्रकारिता से जोड़कर ही पढ़ते हैं। यहाँ से ये भी हटा दीजिए, ये वैसे ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। जन माध्यम और वेब पोर्टल, लीजिए बस। पत्रकारिता और विविध, इसे हम पढ़ लेंगे अंत में। तो ये मत सोचिएगा कि सर ने बाकी टॉपिक्स तो पढ़ा दिए छोड़ दिए, छोड़ूंगा नहीं, इसे अंत में पढ़ेंगे बस, और ऊपर वाले हिस्सों को शुरू में ही पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान और व्याकरण को। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक भाषा विज्ञान और व्याकरण है पूरा, और ये पत्रकारिता और विविध है। विविध यानी मिसलेनियस, कुछ कुछ बातें, तो उस पर हम अंत में चर्चा करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों के पाठ्यक्रम की चौथी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास।
इसमें सबसे पहले आप लोग साहित्य इतिहास लेखन के विषय में पढ़ते हैं कि किस किस ने हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ लिखे हैं, उनमें किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है इत्यादि चीज़ें। तो उनमें पहला टॉपिक आ जाता है आप लोगों का ये, और उसके बाद फिर पहला काल है हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल। तो ये दोनों टॉपिक्स भी आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा। तो यानी आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का जो पूरा पहला पृष्ठ है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। साहित्य इतिहास, लेखन और आदिकाल। आगे भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये तीनों टॉपिक्स दूसरे शिक्षक आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं जो 5वीं इकाई है वो भी दूसरे शिक्षक आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर जो 6ठी इकाई है साहित्य शास्त्र और आलोचना, जिसमें आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, भारतीय और पाश्चात्य दोनों, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, शास्त्र वाला हिस्सा। और इसी में आप लोग आगे 7वीं इकाई पढ़ेंगे, इसी से जुड़ी हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं, ये भी मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। जिसमें पुनर्जागरण, गांधीवाद, मार्क्सवाद, अंबेडकर, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, काव्य भाषा क्या है, बिंब क्या है, प्रतीक क्या है, मिथक क्या है, साधनावस्था, सिद्धावस्था का क्या मतलब है शुक्ल जी का, इत्यादि तमाम चीजें, ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम की पहली, दूसरी, तीसरी, 6ठी और 7वीं, इन 5 इकाइयों को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बाकी जो 5 इकाइयां हैं उन्हें दूसरे शिक्षक पढ़ाएंगे। बस उनके हिस्से से साहित्य इतिहास, लेखन और आदिकाल भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो ये तो हुआ आपके पाठ्यक्रम का पूरा लेखा जोखा है, उसके बारे में बातचीत। अब आप लोगों से जो 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले हमने तय किया था कि ट्रेंड एनालिसिस आप लोगों को दिखाएंगे कि जो पिछली 3 बार की परीक्षाएं हुई हैं उनमें कब कब, मतलब किस किस परीक्षा में किस किस हिस्से से कितने प्रश्न पूछे गए। लेकिन फिर हमने देखा कि ट्रेंड एनालिसिस की ज़रूरत है नहीं। मोटे तौर पर वो एक सा ट्रेंड है कि जो भाषा है, भाषा यानी पहली 3 इकाइयाँ, इसमें से आप पत्रकारिता को अगर छोड़ दें, उसे हटा दीजिए, तो भाषा से वो लगभग 10 प्रश्न पूछते हैं। लगभग 10 प्रश्न वो काव्यशास्त्र और पारिभाषिक शब्दावली से पूछते हैं, जो इकाई 6 और 7 हैं। तो लगभग 20 प्रश्न पूछते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, 6ठी और 7वीं से, और लगभग 10 ही प्रश्न रहते हैं पत्रकारिता, साहित्य इतिहास, लेखन और आदिकाल से। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि जो 70 प्रश्न आ रहे हैं उनमें से लगभग 30 प्रश्न आते हैं इन इकाइयों से या इन टॉपिक से जिनकी मैंने आप लोगों से चर्चा की। 40 प्रश्न आते हैं फिर दूसरे हिस्सों से, इसमें भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल है, जिसमें टेक्स्ट है। टेक्स्ट यानी कुछ रचनाएं आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, जो इकाई 8 हिंदी काव्य नाम से, इकाई 9 कथा साहित्य के नाम से, और इकाई 10 कथेतर गद्य विधाओं के नाम से है। इनमें कुछ रचनाएं उन लोगों ने आप लोगों के लिए, कुछ रचनाओं का उल्लेख किया है, कुछ रचनाएं उल्लिखित की हैं, जिनमें वो आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आपने इन्हें गहराई से पढ़ा और वो कुछ भी आप लोगों से इनमें पूछ सकते हैं। लेकिन अगर, मतलब ये तो संभव ऐसे होता नहीं कि बच्चों को सारी रचनाएं याद हों या इनकी बारीकियां याद हो, तो ये कोशिश रहेगी हमारी कि इनके महत्वपूर्ण पक्षों पर हम कक्षा में चर्चा कर लें। तो उसमें कुछ निबंध है, कुछ आलोचकों के बारे में है, इनकी मान्यताएं क्या क्या हैं, आत्मकथा एक लगी हुई है, जीवनी एक है, संस्मरण एक है, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, साक्षात्कार और पत्र साहित्य। ठीक है जी। फिर नाटक लगे हुए हैं कुल 6, कहानियां लगी हुई हैं और उपन्यास लगे हुए हैं। उपन्यास ज़्यादा लगाए हैं, देखिए 6, 2, 8, 10, 13। अब 13 उपन्यास को याद नहीं रखेगा, जाहिर सी बात है। उनको भी पता, प्रश्न उसी हिसाब से बनाते हैं, या अगर बहुत घुस के प्रश्न बनाएंगे भी और मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आएगा।
तो ये भी परीक्षा में ध्यान रखना चाहिए। बाकी हम तो कोशिश करेंगे कि आपको सामग्री भी उपलब्ध कराएं और चर्चा भी करें, लेकिन मैं व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों को इतनी चीज़ें अमूमन याद नहीं रह पाती। और कैसे याद रहें, क्योंकि वो तथ्यात्मक चीज़ें हैं ना। आपको इनका मर्म क्या है, इनके बारे में आपसे पूछा जाए, आप लिख लेंगे, लेकिन इसमें कब किस दिन किस पात्र ने क्या किया, प्रश्न तो इस तरह का भी पूछा जा सकता है, नेट में पूछे ही जाते हैं। वो सारी चीज़ें याद रहें, इसकी संभावना कम होती है। और ये तमाम कविताएं हैं जो इकाई 8 में लगी हुई हैं। तो एक खूब बड़ा सा पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें भाषा विज्ञान और व्याकरण भी है, जिसमें काव्य शास्त्र भी है, भारतीय और पाश्चात्य दोनों, जिसमें साहित्य का सैद्धांतिक आधार यानी कुछ शब्दावली आलोचना की या कुछ विचार जिन्होंने साहित्य को प्रभावित किया, जैसे गांधीवाद, मार्क्सवाद, मनोविशेषवाद इत्यादि विचार, वो भी लगे हुए हैं, जिसमें पूरे साहित्य का इतिहास भी है और साहित्य की कुछ रचनाएं भी हैं। तो पांचों चीजें आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। ठीक है जी। तो ये एक बुनियादी बातचीत थी आपके इस कोर्स और उस कोर्स के साथ साथ आपकी इस परीक्षा और इसकी रणनीति के संदर्भ में। ठीक है जी। तो बाकी हम समय समय पर भी चर्चा करते ही रहेंगे जब जब हमें आवश्यकता महसूस होगी। अब इसके अलावा आप लोगों को एक बैच कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया जाएगा और एक टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ का नंबर दिया जाएगा। जब आप कोर्स लेंगे तो एक लेटर मिलता है या वो जानकारी आपसे साझा की जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपका कोर्स नहीं चल पा रहा है इत्यादि इस तरह की, तो आप उन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं कभी भी, बैच कोऑर्डिनेटर के पास भी, टेक्निकल टीम के पास भी, कि जी हमें ये दिक्कत हो रही है और इस संबंध में हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है जी। अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। अब तक तो हमने सामान्य बातचीत की, इसको प्रिपेयर्डनेस कहते हैं ना, कि तैयार, किसी चीज़ के लिए तैयार होना। तो अब मेरा अनुमान है कि इस कोर्स और इस परीक्षा के लिए बुनियादी बातें जान चुके हैं, तो मोटा मोटी हम तैयार हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले 2 मिनट का ब्रेक है। ये ब्रेक इसलिए है कि आप में से जिसका जो भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जब हम बोलते रहते हैं ना तो बच्चे कमेंट करते नहीं हैं, उन्हें लगता है कुछ छूट जाएगा। तो इसलिए आजकल हमने नया शुरू किया कि हम चुप हो जाते हैं, 2 मिनट के लिए हट जाते हैं, भाई स्क्रीन पे कुछ देखना हो देखिए आराम से, कोई प्रश्न हो कमेंट कर दीजिए, फिर हम उस पर बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम अपनी अपनी सुनाए जा रहे हैं, आप लोगों से पूछ ही नहीं रहे हैं कि आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, किसी दुविधा का समाधान आप लोगों की हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो भी आप लोगों का प्रश्न होगा आप लोग कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों का, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। तो देखिए, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो नहीं है भाषा, उन्होंने भाषा विज्ञान लगाया है, पर उन्होंने ये नहीं जाना आप लोगों से कि भाषा का मतलब क्या है, उसकी विशेषताएं वगैरह क्या है, हम साहित्य किसे कहते हैं। लेकिन मतलब ऐसा मुझे लगता है, वैसे भी परिचयात्मक कक्षा है, कि हमें कम से कम इतना तो पता हो कि भाषा का मतलब क्या है। क्योंकि पाठ्यक्रम में भले ही न लगाया हो, लेकिन अगर वो पूछ लेंगे तो आप ऐसा कह नहीं सकते कि भाई हमें नहीं बताना भाषा का मतलब क्या है, या आपने पाठ्यक्रम में नहीं लगाया था, कि एकदम बुनियादी बात है वो। तो हम पहले हल्की सी बातचीत भाषा के बारे में करेंगे और फिर भाषा परिवार के बारे में करेंगे। भाषा परिवार को भी उन्होंने पाठ्यक्रम में लगाया नहीं है, पर अमूमन परीक्षाओं में भाषा परिवार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ठीक है जी। तो हम हल्की सी, बहुत हल्की सी बातचीत इन दोनों पर ही करेंगे। भाषा किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है,
उसकी विशेषताएं क्या होती है इस पर भी, और भाषा परिवार का क्या मतलब है और हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है, क्योंकि तभी आप लोग आगे ये समझ पाएंगे कि आर्य भाषा का मतलब क्या है। ठीक है जी। तो हम लोग बचपन से ही वैसे भाषा के बारे में पढ़ते हैं, स्कूल के दिनों से ही, जब एकदम चिंटू कैंडी किस्म के होते हैं ना, आगे थर्मस टांग के पीछे बड़ा सा बैग टांग के ऐसे स्कूल में जाते हैं छोटे छोटे, तो तब से ही हमें भाषा के बारे में तो पहले तो ABC अ सिखाया जाता है। फिर जब हम छठी छठी कक्षा में आ जाते हैं, फिर हमें भाषा की परिभाषा बताई जाने लगती है, उसकी इकाइयाँ, धीरे धीरे हमें व्याकरण पढ़ाया जाने लगता है। तो कौन सी ऐसी परिभाषा है भाषा की जो बहुत प्रचलित है, जिसकी चर्चा अक्सर की जाती रहती है, कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है, या मनुष्य या मानव अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये बड़ी चर्चित परिभाषा है, और अक्सर आप किसी से पूछे भी कि भाई भाषा क्या है, तो छूटते यही बोलता है कि भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। लेकिन भाषा विज्ञान इस बात को नहीं मानता। भाषा विज्ञान कहता है कि भाषा अगर ऐसी चीज है, तब तो अगर ये चुटकी किसी ने बजाई ये भी भाषा होगी, क्योंकि चुटकी मान लीजिए किसी के लिए कोई गुप्त संकेत था, दो मित्र हैं, दोनों ने आपस में ये तय कर लिया कि जैसे मैं चुटकी बजाऊंगा तुम वैसे करोगे, और आपसी सहमति बन गई, और इधर से एक ने चुटकी बजाई, दूसरे ने उधर से कुछ किया, तो विचार और भाव का तो आदान प्रदान हो गया, क्योंकि समझ तो गया सामने वाला कि उसको क्या इशारा किया गया, और उसने उसके अनुकूल प्रतिक्रिया भी दे दी, यानी संप्रेषण भी हो गया, फीडबैक भी आ गया, इसमें प्रतिक्रिया भी आ गई ना, फीडबैक भी मिल गया, प्रतिपुष्टि भी आ गई, तो संप्रेषण भी हो गया, कम्युनिकेशन भी हो गया दोनों के बीच में, और संप्रेषण का माध्यम हम भाषा को मानते हैं। तो तब तो ये भाषा होनी चाहिए, लेकिन इसे हम भाषा मानेंगे नहीं। या मैं आप लोगों से पूछूं कि समझ में आएगा, और आप लोग कहें इससे मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग समझ गए, लेकिन क्या ये भाषा है? ये भाषा तो नहीं है। आप लोगों ने संकेत तो कर दिया, पर इसे हम भाषा तो मानेंगे नहीं। हालांकि कुछ लोग इसे सांकेतिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, अंगों की भाषा, लेकिन इसे तो व्याकरणविद या भाषा वैज्ञानिक मानते नहीं है, क्योंकि इसका रूप आप स्थिर नहीं कर सकते। वैसे स्थिर तो भाषा को भी नहीं कर सकते, पर कोशिश की जाती है ना कि व्याकरण के नियम बनाकर फिर भी हम भाषा के रूप को स्थिर रखने की कोशिश करें। पूरी तरह नहीं भी किया जा सकता, तो कम से कम उसका मानक रूप तो तय किया जा सकता है कि जी अगर ये 10 तरह से हम किसी बात को कहते हैं, तो इसमें से शुद्ध रूप ये है, मेरे को तेरे को अशुद्ध है। और लोग कहते हैं ना, मेरे को ये हो गया, तेरे को ये हो गया, या मैं के स्थान पर जो आप लोग हम का प्रयोग करते रहते हैं, ये भी भाषा का शुद्ध रूप है, क्योंकि हम तो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, मैं एक वचन के लिए प्रयोग होता है, और आप जब केवल अपने बारे में बता रहे हो तब तो आपको मैं का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक वचन में बात कर रहे हैं, आप सबके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ये तय कर सकते हैं, अपने नियम बना दिया, पर आंगिक भाषा के नियम नहीं बनाए जा सकते। वो बहुत ही विस्तृत और व्यक्ति केंद्रित चीज है। व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से उसमें फर्क आ जाता है, और दो व्यक्तियों की आपसी समझ पर निर्भर करती है। इसलिए कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो केवल वही लोग समझ पाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। दो दोस्त आपस में बात करते कि वो हो गया, अब क्या हो गया, क्या हूं, ये सिर्फ उसको पता चलेगा जिसको कहा जा रहा है। वो भी क्या देगा, हाँ हाँ डन डन डन। अब ये केवल इसको पता चला। तो व्याकरण और भाषा विज्ञान तो इसे भाषा नहीं मानेगा, क्योंकि इससे कुछ ठीक ठीक समझ में तो नहीं आ रहा है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि इसे भाषा नहीं माना जाएगा। या रेड लाइट या ग्रीन लाइट, लाल और हरी बत्ती, जैसे ही रोड पर लाल बत्ती होती है गाड़ियां रुक जाती हैं, जैसे ही हरी बत्ती होती है गाड़ियां चलने लगती हैं।
इसका मतलब क्या है कि वो जो संकेत है उससे आप कुछ तो समझ रहे हैं, आप लाल बत्ती से समझ रहे हैं कि रुकना है, हरी बत्ती से समझ रहे हैं कि चलना है। यानी भावों और विचारों की अभिव्यक्ति तो वो संकेत भी कर पा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। तो क्या हम उसे भाषा मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो भाषा माना किसे जाए? दो बड़े प्रसिद्ध व्याकरणविद हुए, एक हैं भोलानाथ तिवारी, दूसरे हैं आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। उन दोनों ने जो भाषा की परिभाषाएं दी, उनके माध्यम से हम भाषा के अर्थ को भी समझ सकते हैं और भाषा की विशेषताओं को भी समझ सकते हैं। और यूपी टीजीटी पीजीटी में तो बड़े पसंदीदा प्रश्न रहते हैं भाषा की विशेषताओं के, भर भर के वो प्रश्न पूछते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पिछली तीनों बार के प्रश्न पत्रों में उन्होंने एक भी प्रश्न इससे नहीं पूछा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो सकता है पूछ ले। लेकिन बाकी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि वो इससे प्रश्न पूछते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, बहुत विस्तार से नहीं करेंगे, इतनी कर लेंगे कि अगर प्रश्न आ गया तो आप लोग फंसे नहीं। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित, अवयव कहते हैं अंग को, तो मनुष्य के जो उच्चारण के अंग हैं, जिसमें हमारा मुख है, हमारी नाक है, मुख के भीतर के सब कुछ, स्वर तंत्र है, लैरिंक्स जो गले में होता है, और उसमें फेफड़े, हालांकि उच्चारण अवयव में नहीं आएंगे लेकिन उसका एक हिस्सा है, क्योंकि हम बोलते सांस के द्वारा ही है ना, फेफड़े सांस लेने के काम आते हैं। लेकिन हमारा मुख सबसे प्रमुख उच्चारण अवयव है, उसके भीतर की चीजें, चाहे जीभ हो, चाहे दंत ओष्ठ हो, चाहे ऊपर तालु इत्यादि हो, वो आगे ध्वनि व्यवस्था में चर्चा करेंगे। तो मानव के उच्चारण अवयवों से जो ध्वनियां निकले, इससे एक बात साफ है कि भाषा विज्ञान मानव से इतर जो प्राणी है, इतर यानी अलग, मनुष्य से अलग जो प्राणी है, वो जिन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा नहीं मानते, नहीं मानती भाषा विज्ञान, या भाषा वैज्ञानिक उन्हें भाषा नहीं मानते। भाषा वैज्ञानिक केवल मानवीय भाषा को ही भाषा मानते हैं। मानवेतर भाषा के संबंध में वो कहते हैं कि ठीक है, ये भी भाषा है, लेकिन हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते, इसका अध्ययन अलग तरह से होगा। तो भाषा विज्ञान या व्याकरण क्योंकि केवल मानवीय भाषा का अध्ययन करती है, इसलिए हम मानवीय भाषा को ही भाषा मानेंगे। और क्योंकि उसका रूप स्थिर किया जाता, मानक किया जाता, उसका मानकीकृत रूप हो सकता है, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। क्योंकि भाषा विज्ञान और व्याकरण का काम क्या है? व्याकरण हमें यही तो बताता है कि किसी भी भाषा का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी भाषा को कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो भाषा को बोलने और लिखने के सही तरीके को बताने वाले जो सिद्धांत हैं या जो नियम है या जो ऐसा करने वाला विषय है, उसे ही तो व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का मतलब क्या है? ऐसा विषय जो बताए कि भाषा का शुद्ध व्यवहार, शुद्ध प्रयोग कैसे हो, उसे शुद्ध बोले और लिखे कैसे। तो यही तो व्याकरण है। तो जब आप भाषा को मानक ही नहीं कर सकते, मतलब भाषा का मानक रूप ही तय नहीं कर सकते, भाषा को मानकीकृत ही नहीं कर सकते, तब व्याकरण का मतलब क्या होगा भाषा विज्ञान का। इसलिए वो केवल मानवीय भाषा को ही भाषा मानते हैं। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय, विनिमय यानी एक्सचेंज, आदान प्रदान करते हैं, यानी औरों के विचारों को ग्रहण करते, अपने विचारों को उन तक पहुंचाते हैं। लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने व्यक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। तो अब आप कोई परिभाषा याद नहीं करनी, नहीं रटनी है, केवल एक परिभाषा आप लोगों के सामने आ गई, आपको पता है भोलानाथ तिवारी की है, इतना पर्याप्त है। हाँ, समझनी है वो अभी देवेंद्रनाथ शर्मा की परिभाषा के माध्यम से हम समझेंगे कि इसके जो जितने भी पारिभाषिक शब्द या महत्वपूर्ण शब्द है वो सब वहां भी हैं, और एक दो अतिरिक्त शब्द भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी परिभाषा के द्वारा हम इसे समझेंगे। बीपीएससी की परीक्षा में एक बार सीधे ही पूछा था कि देवेंद्रनाथ शर्मा की भाषा की परिभाषा लिखिए। इतनी प्रसिद्ध परिभाषा देवेंद्रनाथ शर्मा की है, ठीक है जी।
मिलती जुलती परिभाषा, बहुत फर्क नहीं है दोनों की परिभाषा, भोलानाथ तिवारी और देवेंद्रनाथ शर्मा की। अब बात करते हैं देवेंद्रनाथ शर्मा क्या कहते हैं। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति अथवा सहयोग करते हैं। अब इस परिभाषा में कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला यादृच्छिक, दूसरा रूढ़, तीसरा उच्चरित संकेत, चौथा प्रणाली, पांचवा विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति अथवा सहयोग। तो ये 5 महत्वपूर्ण पद या पदबंध है। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? यादृच्छिक यानी आर्बिट्रेरी, यानी कि जिसके पीछे कोई तर्क ना हो। जो आप लोग कहते हैं ना कि बस यूं ही मेरा मन किया, तो उसे ही यादृच्छिक कहते हैं कि कोई तर्क नहीं था, बस यूं ही मैंने कर दिया कि भाई अच्छा तुमने उसको ऐसा क्यों कहा, बस यूं ही मुझे लगा मैंने कह दिया। तो ये यादृच्छिकता है, यानी कोई तर्क नहीं है, बस आपको कोई चीज महसूस हुई तो आपने यूं ही बोल दी, यूं ही कह दी, या किसी चीज का यूं ही हो जाना। तो एक होता है चीजों के बीच तार्किक संबंध, यानी कोई तर्क होगा जिसके आधार पर दोनों का संबंध जुड़ा होगा। जैसे माता और पुत्र, तो उनके संबंध का एक तार्किक आधार है, क्योंकि मां ने जन्म दिया किसी बच्चे को इसलिए वो उसका पुत्र है, क्योंकि पुत्र को मां के द्वारा जन्म दिया गया इसलिए वो उसकी माता है। तो वहां एक संबंध का एक आधार है। यादृच्छिक संबंध किसे कहते हैं? जिसका कोई ऐसा आधार ना हो। तो भाषा यादृच्छिक होती है। कैसे यादृच्छिक होती है? जैसे आप रिमोट को रिमोट क्यों कहते हैं, इसका क्या तर्क है? आप मार्कर को मार्कर क्यों कहते हैं, इसका क्या तर्क है? आप इसे रिमोट और इसे मार्कर क्यों नहीं कहते, इसका क्या कोई तर्क है? हाथी कितना बड़ा होता है और आप कितना छोटा सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हाथी। खरगोश कितना सा होता है और आप कितना बड़ा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, खरगोश। उसमें देखिए कितने वर्ण और हाथी में उसकी तुलना में लगभग आधे वर्ण है। तो इसका क्या तार्किक आधार है? आप क्यों नहीं खरगोश को कुत्ता कह के बुलाने लगते, आप उसे खरगोश ही क्यों कहते हैं? क्या इसका कोई तर्क है? इसका कोई तर्क नहीं है। बस कुछ लोगों ने उस वस्तु के लिए किसी शब्द का प्रयोग शुरू किया और वो शब्द का प्रयोग होने लग गया, उसे लोग प्रयोग करने लगे, इसलिए उस वस्तु के लिए वो शब्द चल पड़ा। इसे ही रूढ़ कहते हैं। रूढ़ किसे कहते हैं? तर्कहीन प्रयोग प्रवाह को, यानी किसी वस्तु या किसी भी चीज का प्रयोग करना किसी संदर्भ में और उसका प्रभाव, उसका फ्लो मिलना, लगातार प्रयोग होते जाना और उस प्रयोग के पीछे किसी तर्क का ना होना, यानी उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, बस प्रयोग हम करते जा रहे हैं। तो तर्कहीन प्रयोग प्रवाह को रूढ़ कहते हैं। ठीक है जी। तो भाषा यादृच्छिक होती है, या यानी उसके शब्दों और उन शब्दों के अर्थों के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी उन अर्थों यानी उन वस्तुओं या भावों के लिए वही शब्द क्यों चलते हैं? क्योंकि अब बहुत से वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, इसलिए हर अगली पीढ़ी जब दुनिया को समझने लगती है, जब भाषा सीखती है, तो वो देखती है कि अच्छा इस फला वस्तु के लिए हमारे बड़े इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो भी उस वस्तु को उसी शब्द से बुलाने लगती है, उसके लिए उसी शब्द का प्रयोग करने लगती है। इसलिए भाषा यादृच्छिक है और रूढ़ है। तीसरी बात, उच्चरित संकेत। भाषा मूलतः वाचिक होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, वाचिक और लिखित, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण रूप उसका वाचिक होता है। क्यों?
क्योंकि ज़्यादातर प्रयोग भी हम उसके वाचिक रूप का ही करते हैं और सबसे पहले भी हम प्रयोग करना उसका वाचिक रूप ही सीखते हैं। पहले मनुष्य ने भाषा को बोलना सीखा, फिर उसने बाद में लिपि का आविष्कार किया। वैसे कोई भी छोटा बच्चा पहले भाषा को बोलना सीखता है, फिर बाद में उसे लिखना सीखता है। तो ये मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है, तो कि वो पहले भाषा के वाचिक रूप को सीखता है या उसका ज़्यादा प्रयोग करता है, लिखना बाद में। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी अमूमन कोई ना कोई भाषा आती होगी, लेकिन बोलनी आएगी, लिखनी नहीं आएगी। तो उच्चरित यानी जिसका उच्चारण किया जाए। संकेत, संकेत किसे कहते हैं? संकेत यानी साइन यानी चिन्ह। संकेत कहते हैं किसी ऐसी वस्तु को, किसी ऐसे चिन्ह को जो किसी का अर्थ बताए, जो किसी का द्योतन करे, जो किसी और का द्योतक हो, उसे हम संकेत कहते हैं। जैसे लाल बत्ती, लाल बत्ती रुकने की द्योतक है, यानी लाल बत्ती रुकने की सूचना देती है कि रुक जाओ। हरी बत्ती चलने की सूचना देती है कि चलो। ठीक है जी। तो संकेत यानी जो किसी अर्थ को व्यक्त करता हो। जैसे खतरे का संकेत आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक स्कल बना होता है, एक खोपड़ी बनी होगी, इसको खोपड़ी कहते हैं, और दो हड्डियां ऐसे क्रॉस में होंगी, उनके बीच में एक खोपड़ी होगी। ये संकेत तो आप लोगों ने देखा होगा। अब इसका अपना तो कोई मतलब नहीं है, तब इसका मतलब क्या है कि आगे संकेत है कि रुक जाओ, बदमाशी नहीं, क्रॉस लगा हुआ है, और ऊपर की ऐसे स्कल बन जाओगे, आगे जाओगे, खतरा है आगे। ठीक है जी, मेरी मुर्दे का प्रतीक है वो स्कल, तो वो एक संकेत है खतरे का। तो इस प्रकार संकेत का मतलब क्या होता है? किसी और अर्थ को व्यक्त करना, किसी और की सूचना देना। आगे प्रणाली शब्द है। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की। भाषा में सब कुछ संकेत ही तो है ना। जैसे आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो किसी अर्थ को व्यक्त करता है। उस शब्द का अपना कोई मतलब नहीं है, वो शब्द हमारे दिमाग को जहां लेकर जाएगा उसका मतलब है। जैसे मैंने बोला कबूतर, कबूतर का अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये ध्वनियां सुनते ही, इस ध्वनि समूह को सुनते ही एक छवि आएगी जो एक पक्षी की होगी, जिसके लिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था कबूतर। मैं बोलूं फोन, अब इस शब्द का अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसे सुनते ही आपका दिमाग एक वस्तु की ओर जाएगा जो ऐसी होगी, फोन। तो शब्द संकेत होते हैं भाषा में। भाषा ही असल में पूरी संकेत व्यवस्था ही तो है, उस संकेतों का एक सिस्टम ही तो है, उसमें हर एक शब्द एक संकेत ही तो है जो एक भाव की ओर हमें ले जाता है। आगे है प्रणाली। प्रणाली किसे कहते हैं? सिस्टम को। सिस्टम क्या होता है? कुछ नियमों से बंधा हुआ एक तंत्र। इसलिए सिस्टम के लिए कहा जाता है कि सिस्टम यानी प्रणाली, यानी अंतर्निहित नियमबद्धता। अंतर्निहित यानी जिसमें कुछ निहित हो, अंतर यानी भीतर, निहित होना, शामिल होना। नियमबद्धता, नियम से बद्ध होना, यानी कोई ऐसी चीज जिसके कुछ अपने नियम हो और वो उन नियमों से जुड़ी हुई हो। तो अंतर्निहित नियमबद्धता को ही व्यवस्था या प्रणाली कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। तो व्यवस्था यानी अंतर्निहित नियमबद्धता, एक सिस्टम, प्रणाली। ठीक है जी। तो भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली, क्योंकि अपने नियम होते हैं ना हर भाषा के। जैसे आप कुछ भी नहीं बोल सकते, उसके नियम है कि किस शब्द का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा। लड़का जाती है, ये आप नहीं बोल सकते, गलत है। लड़का जाता है, लड़की जाती है,
तो जाता और जाति में से किसका प्रयोग होगा, ये कर्ता के लिंग से तय होगा। अगर कर्ता शब्द पुल्लिंग है तो जाता है, कर्ता शब्द स्त्रीलिंग है तो जाति है। यानी जाने वाला क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उससे तय होगा कि क्रिया का लिंग क्या होगा, क्रिया स्त्रीलिंग होगी या क्रिया पुल्लिंग होगी। ठीक है जी। तो ये इससे तय होगा। तो हर भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं जिनके तहत वो काम करती है। और अगर केवल भाषा की बात करें तो भाषा के भी अपने कुछ नियम होते हैं जिसके तहत सारी भाषाएं काम करती हैं। वो छोड़ दीजिए, ज़्यादा फिर गहराई की चीज़ हो जाएगी। और भाषा का कार्य क्या है, इसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करता है, दूसरे के भावों को ग्रहण करता है, यानी भावों का और विचारों का आदान प्रदान करता है और एक दूसरे की मदद भी करता है। भाषा की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि समाज बना। अगर एक या एक दो व्यक्ति ही हो तो भाषा की जरूरत नहीं होगी, वो दोनों सारी बातें इशारों से समझा लेंगे। भाषा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग थे। अब उनके बीच में संबंध कैसे बने, वो कैसे एक दूसरे के साथ रहे, इसके लिए जरूरी था कि कोई तो ऐसा तंत्र हो जो उन्हें जोड़े, कोई कुछ तो ऐसी चीज हो जो उन्हें जोड़ने का काम करे। इसलिए भाषा की उत्पत्ति हुई, भाषा उनको जोड़ने का काम करती है। ठीक है जी। पूरे तंत्र को, उस पूरी व्यवस्था को, लोगों को, उसी आधार पर बहुत सारी चीजें तय होती हैं। आपको किसी से मदद चाहिए, कोई आपसे मदद मांगता है, सब कुछ भाषा के द्वारा ही तो होता है कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझा दो। अगर आप मुझसे कहेंगे तभी तो मैं आपको समझा पाऊंगा। अब आपने मुझसे किस में कहा, भाषा में कहा, मैं आपको कैसे समझाऊंगा, भाषा में समझाऊंगा। तो भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है जी। तो भाषा यादृच्छिक, रूढ़, उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति अथवा सहयोग करते हैं। ये वो परिभाषा है। अब कुछ विशेषताएं तो आप लोगों को इस परिभाषा से ही मिल गई। भाषा यादृच्छिक होती है, पहली रूढ़ होती है, दूसरी उच्चरित यानी केवल मनुष्य भाषा की बात होगी, संकेत बोधक होती है, प्रणाली कुछ नियम होते हैं। जैसे अंग्रेजी में राम प्लेस क्रिकेट होगा, कर्ता पहले है फिर क्रिया है। हिंदी में राम क्रिकेट खेलता है, क्रिया अंत में है, अंग्रेजी में बीच में थी। और वो सहयोग का माध्यम है। इसके अलावा भाषा जन्मजात नहीं होती, उसके सीखने का गुण जन्मजात होता है। ये आप रूढ़ के साथ जोड़कर इसे ध्यान रख सकते हैं। कैसे कि हम भाषा कैसे सीखते हैं, हमारे पूर्वजों को देखकर। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, नकल के द्वारा। जैसे आप लोग जब किसी छोटे बच्चे गाल को कुची मुची करते होंगे ना, ऐसे, मतलब मुझे बच्चे बहुत पसंद है, शायद आप लोगों को भी होंगे। तो जैसे बच्चे मेरे दिमाग में आते हैं वैसे ही मुझे मतलब चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ध्यान आ जाते हैं ना उल्टी सीधी हरकतें वो। तो अक्सर ये सबकी आदत होती है कि सब जाएंगे बच्चे के थोड़े गाल वाल छेड़ते हैं, उसको थोड़ा छेड़ते हैं, तो हम सब करते हैं ना। तो अब मान लीजिए कोई बच्चा है, कभी ध्यान दीजिएगा, आप कुछ कर रहे हैं ऐसे उसके गालों को ऐसे, या उसके साथ खेल रहे हैं, बहुत छोटा कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से ना आपके होठों को देखता है कि आपके होठ किस तरह से हिल रहे हैं। फिर वो खुद भी कोशिश करता है बच्चा, और कुछ समय के बाद कोशिश करते करते वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। फिर घर में हल्ला मचता है कि अरे आज तो छोटू ने पापा ऐसा कुछ बोल दिया, मम्मा ऐसा कुछ बोल दिया। फिर लोग दिखाते हैं कि बोलना बोलना बेटा बोलना। अच्छा, उसको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हो उससे,
उसको नहीं पता कि किस बात का बवाल, किस बात की सर्कस, पूरी सर्कस लगी हुई है, उसको कोई अंदाजा नहीं है इसका। लेकिन कम से कम उसको ये पता है कुछ हो रहा है, उसी में उसका मन करेगा तो बोल देगा, फिर सब खुश होंगे, अरे ये तो समझने भी लगा, देखो कहने से बोल दिया, बोला उसने अपने मन से है। लेकिन ठीक है, मनुष्य को खुश होते रहना चाहिए। तो ये सब कुछ आपने देखा होगा, आपके अनुभव का हिस्सा होगा ये सब कुछ। तो हम भाषा को अनुकरण से सीखते हैं, और इसलिए कहते हैं कि अगर कोई नई भाषा आप लोगों को सीखनी है तो किसी ऐसे इलाके में जाकर कुछ दिन रह लीजिए जहां उस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हों, तो आप बड़ी जल्दी उस भाषा को सीख जाते हैं। तो भाषा जन्मजात नहीं होती, वरना बच्चा पैदा होते ही कहता है अरे दूर हटो, डिस्टर्ब मत करो, अभी मेरा थोड़ा सोने का समय है, क्या मेरे गाल वाल छू रहे हो, थोड़ा दूर हटो हटो। या टांग पे टांग रख के लेटता और कहता है कि चलो दूध लाया जाए, अरे चीनी ज़्यादा क्यों डाल दी, चीनी थोड़ी कम हो, इसमें थोड़ा फ्लेवर डालो हॉर्लिक्स वगैरह का। तो फिर तो यही चलता है ना। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चे को सिर्फ रोना आता है। अब उसके रोने की टेंडेंसी से माएँ या आसपास के बड़े लोग समझते हैं कि क्या कर रहा होगा, जब गुस्सा ऐसे जोर लगा के रोएगा नहीं, गुस्से में है, तो उसके रोने की आवाज़ के अंतर से समझते हैं कि अब किस लिए रो रहा होगा, और वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। लेकिन उसे किसी स्कूल में नहीं भेजा जाता भाषा सीखने के लिए, बाद में भेजते हैं, बाद में वो उसे आधिकारिक तौर पर सीखता है, लेकिन स्कूल में भी तो तभी भेजते हैं जब तक वो भाषा बोलने लग चुका होता है। तो यानी भाषा जन्मजात नहीं है, पर भाषा सीखने का गुण जरूर जन्मजात है। वो सीखना खुद ही शुरू करता है, फिर बाद में बस ये कहते हैं कि पापा बोलो पापा, दादा बोलो दादा, ये जरूर करते हैं, लेकिन तब भी वो खुद ही देख देख कर सीखता है। आप बोल भी रहे हो पापा बोलो पापा, वो सीख तो खुद ही रहा है ना आपको देखकर। तो भाषा सीखने का गुण जन्मजात है, बाय बर्थ है, लेकिन भाषा जन्मजात नहीं है, भाषा सीखता है इंसान। इसलिए भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति यानी जिसे हम अर्जित करते हैं, जिसे हम कमाते हैं, प्राप्त करते हैं, वो विरासत में नहीं मिलती। जैसे हमारे बड़ों की संपत्ति हमें पैदा होती मिल जाएगी, खासकर जो पैतृक संपत्ति होती है उस पर हमारा अधिकार पैदा होते ही हो जाता है। लेकिन जो वैसी संपत्ति है, कुछ संपत्ति जो हम खुद अर्जित करते हैं वो तो अलग होती है ना, आप खुद से कमाते हैं, वो आपकी पैतृक संपत्ति नहीं होती। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। उसे आपको कमाना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो खुद से आपको नहीं मिलती। लेकिन वो कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, सामाजिक संपत्ति है। व्यक्तिगत नहीं है, इस बात का मतलब क्या है कि भाषा पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, भाषा पर पूरे समाज का अधिकार होता है। कोई एक व्यक्ति कह दे कि आज से इस भाषा को ऐसे बोला जाएगा, जब तक वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह ना हो तब तक तो ऐसा होगा नहीं, और उसके कहने से भी केवल उसके अपने क्षेत्र में होगा। तो भाषा पूरे समाज की संपत्ति होती है। समाज होता है इसलिए भाषा होती है। समाज उसका प्रयोग करता है, उसका व्यवहार करता है, उसे व्यवहार में लाता है। समाज ही उसके रूप को परिवर्तित करता है। जब सब लोग किसी एक चीज को एक खास ढंग से बोलने लगते हैं तो धीरे धीरे वही मान्य हो जाता है। तो समाज ही उसके रूप में परिवर्तन करता है, समाज ही उसे आकार देता है, समाज ही उसे प्रचलन में लाता है, समाज की वजह से ही भाषा बदलती है। तो भाषा की अगर असल लेबोरेटरी कोई है तो वो समाज ही है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति ही है। ठीक है जी। बाकी भाषा परिवर्तनशील होती है, वो लगातार बदलती रहती है। ये आप देखेंगे भी, हमेशा भाषा परिवर्तनशील होगी। और मजे की बात यह है कि भाषा हमेशा आसान होती रहती है। अगर आपको नहीं लगता ना, तो आप कभी ध्यान से अपने दादा दादी या नाना नानी से बात करेंगे तो कभी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से उन्हें सुनिएगा, तो आप पाएंगे कि वो कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आप नहीं करते।
क्योंकि भाषा लगातार बदलती रहती है। जैसे मुझे याद है, जैसे मैं जहाँ से हूँ वहाँ की अगर मैं लोकल स्थानीय शब्दावली की बात करूँ तो मुझे ध्यान है कि हमारी दादी जिन शब्दों को बोलती थी वो मैं जानता तो हूँ कि वो इन शब्दों का प्रयोग करती थी, लेकिन हम लोग अब उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हमारी माएँ भी नहीं करती। यानी भाषा में बदलाव आ गया, हम उन चीज़ों के लिए अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे शब्द बदल गए, जैसे वो दीवार को बीत बोलती थी, बीत मतलब भीत बोलेंगे हिंदी में तो, लेकिन वो बोलती थी बीत। हम लोग दीवार ही कहते हैं। या वो बर्तन को, जैसे हम लोग तो कहते हैं बर्तन, ही वो कहती बासण। तो ऐसे भाषा में हर पीढ़ी के साथ बदलाव होते रहते हैं, शब्द भी उसके बदलते रहते हैं। ऐसा होता है, ये भाषा का स्वभाव है कि निरंतर परिवर्तनशील होती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं भाषा में। और ये परिवर्तन आसानी की ओर बढ़ते हैं, इसलिए भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर प्रवृत्त होती है। संयोग यानी जुड़ा होना, यानी भाषा में पहले बड़े बड़े शब्द होंगे, जैसे संस्कृत में तो कभी कभी एक वाक्य में एक ही पद होगा, इतना बड़ा शब्द होता था, लेकिन वो लगातार टूटते। वियोग यानी टूटना, अलग होना, योग का उल्टा वियोग, यानी वो लगातार टूट टूट कर छोटे होते रहते हैं। जैसे पुरानी किताबों में आप देखेंगे आवश्यकतानुरूप या आवश्यकतानुसार, इन दोनों शब्दों का खूब प्रयोग होता है। अब हम लिखते हैं आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता के हिसाब से, तो हमने उसको तोड़ दिया, 4 अलग अलग शब्द कर दिए। आवश्यकता के अनुसार 3 कर दिया, आवश्यकता के हिसाब से 4 कर दिए, आवश्यकता के अनुरूप। तो भाषा लगातार वियोगात्मकता की ओर बढ़ती है और लगातार आसान होती रहती है। इसे कहते हैं मुख सुख का नियम, कि मुख को जिस बात को जैसे बोलने में सुख मिलता है वो ऐसे ही बोलने लगता है। जैसे आपने ये देखा होगा, जैसे गांव में लोगों को स्टेशन बोलने में दिक्कत हुई, उन्होंने टेशन बोलना शुरू कर दिया कि कहाँ गए थे, टेशन पर गए थे। डॉक्टर बोलने में दिक्कत हुई, डॉक्टर पर गए थे। तो ऐसा होता है। जैसे मेरी दादी जी मुझे साहिल नहीं सहल बोलती थी, उन्हें साहिल बोलने में दिक्कत होती होगी तो सहल बोल देती थी। कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसे जिस चीज को जैसे करने में आसानी होती है वो वैसे ही करना चाहता है, इसलिए वो आसान रास्ते ढूंढता है। और ये बात भाषा के संदर्भ में भी लागू होती है कि मुख को जिस शब्द को जैसे बोलने में सुख मिलेगा, आसानी होगी, मुख उसे वैसे ही बोलने लगता है, और इसलिए शब्दों के स्वरूप में भी अंतर आता रहता है। ठीक है जी। अब भाषा के रूप, ये तो हमने चर्चा कर ही ली। अब ये कुछ विशेषताएं हैं, विविक्तता, अभिरचना की द्वैतता, अंतरणना, अंतरणना नहीं होगा, अंतरणता होगा, अंतरणता। ठीक है जी। भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता, मौखिकता, श्रव्यता और असहज वृत्तिका। अब इन शब्दों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये पाठ्यक्रम में है भी नहीं। बाकी जो पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा उसमें शब्द लिखे होंगे, व्याख्या लिखी होगी। आप में से जो इस व्याख्या को पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। कोई दिक्कत होगी तो मुझसे जूम सेशन में या अगली किसी कक्षा में रिस्पॉन्स टैब पर प्रश्न पूछकर चर्चा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों की परीक्षा के लिए इन्हें पढ़ना अनिवार्य नहीं है। ये मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए, तो एकदम बुनियादी बातें हैं भाषा के संदर्भ में। ये थोड़ी सी गहरी बातें हो जाती हैं भाषा विज्ञान के हिसाब से जो है, तो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ना पढ़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे हम बात करते हैं कि दुनिया में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए, दुनिया में भाषाएं तो बहुत सारी हैं, लगभग बताई जाती है कि 6000 के लगभग भाषाएं हैं। अब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम उनमें एक व्यवस्था पैदा करने के लिए उन्हें कुछ वर्गों में बांट देते हैं। ठीक है जी।
तो इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जो करण प्रत्यय है ना, करण, अणय या न, सामान्यतः ये तीनों ही प्रत्यय प्रक्रिया के द्योतक होते हैं। जैसे शहरीकरण, शहर बसाने की प्रक्रिया, नगरीकरण का भी यही मतलब है। औद्योगिकरण, उद्योगों को स्थापित करने की प्रक्रिया। यांत्रिकीकरण या यंत्रीकरण, यंत्रों के अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ाने की प्रक्रिया। आधुनिकीकरण, आधुनिक करने की प्रक्रिया। उसी तरह वर्गीकरण, वर्गों में बांटने की प्रक्रिया। ठीक है जी। उसी तरह न जैसे उत्पादन, उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया। ठीक है जी। विकेंद्रीकरण, केंद्र को तोड़ने की या चीजों को विकेंद्रित करने की प्रक्रिया। ठीक है जी। तो वर्गीकरण यानी वर्गों में बांटने की प्रक्रिया। अब दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो ये जरूरी था कि उनके अध्ययन के लिए उन्हें कुछ वर्गों में बांटा जाए। तो उन्हें विद्वानों ने कुछ वर्गों में बांटा और उन वर्गों को भाषा परिवार कहा गया, यानी भाषाओं का परिवार। परिवार हम किसे कहते हैं? परिवार का मतलब क्या होता है? लोगों का एक ऐसा समूह जो कुछ विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें हम परिवार या फैमिली कहते हैं। और ये विशेषता क्या होती है कि वो इतिहास से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी पुराने दौर से ही। जैसे कोई परदादा था, फिर उसका दादा, फिर आगे ऐसे धीरे धीरे होते होते हम तक पहुंची है वो पूरी परंपरा। तो इसलिए कहते हैं ना, खून का संबंध होता है कि खून के संबंध से परिवार बनता है। असल में वो जीन का संबंध होता है, खून का नहीं। और सामान्य भाषा में हम कह देते हैं खून का संबंध। ठीक है जी। तो उसी तरह इतिहास के आधार पर भाषाओं को कुछ वर्गों में बांटा गया और उन्हें भाषा परिवार कहा गया। भाषाओं का ऐसा समूह जिनका एक साझा इतिहास रहा हो, या जिनकी उत्पत्ति किसी एक स्थान से हुई हो, या किसी एक भाषा से ही वो अलग अलग भाषाएं बनी हो। तो इन आधारों पर, ये कुछ और आधार भी बनाए गए, संरचनात्मक भी, और इन तमाम आधारों को जोड़कर कुछ वर्ग बनाए गए जिन्हें भाषा परिवार कहा गया। और इस प्रक्रिया को पारिवारिक वर्गीकरण कहा गया। ठीक है जी। पारिवारिक वर्गीकरण को ही ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। क्यों ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं? क्योंकि इतिहास के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया था। ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने दुनिया की भाषाओं को अलग अलग वर्गों में बांटा, इसलिए वर्गों की संख्या 1 से लेकर 100 तक चली जाती है। कोई कोई भाषा वैज्ञानिक ऐसा रहा जिसने कहा कि भाई हम नहीं ऐसे वर्गों में बांट सकते, तो दुनिया में एक ही भाषा परिवार है, नहीं सारी भाषाएं एक ही परिवार की है, मूलतः एक ही भाषा से सारी बनी होंगी। कुछ थे जिन्होंने संख्या 100 तक पहुंचा दी, 100 के पार भी पहुंचा दी। मोटे तौर पर जो दो संख्याएं सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है 13 और 18। भोलानाथ तिवारी 13 संख्या को मानते हैं और देवेंद्रनाथ शर्मा 18 संख्या को मानते हैं, और ज्यादातर भाषाविद जो प्रचलित है वो 18 संख्या को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है जी। अब ये 13 या 18 भाषा परिवार कौन कौन से, ये आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में जिन जिन भाषाओं का प्रयोग होता है वो किन किन भाषा परिवारों की भाषाएं हैं, कम से कम इस बारे में आपको हल्की सी जानकारी होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा कंठस्थ हो, पर एक बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी। भारत में 4 भाषा परिवारों की भाषाओं का प्रयोग होता है। ये 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक और चौथा चीनी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। ठीक है जी। तो ये आप छोड़ दीजिए, यूरेशिया, अफ्रीकी, अमेरिका, प्रशांत महासागरीय।
बाकी भोलानाथ तिवारी ने 13 भाषा परिवार माने, सामान्यतः स्वीकृत संख्या 18 है। ये 4 भूखंड वाला छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए 10 भाषा परिवार है। भारत में 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, ओस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है जी। भारोपीय कैसे बना? जैसे आजकल आप लोग ऐसे कमेंट करते ना, विरुष्का, विराट और अनुष्का से मिलाकर बना दिया, या दीपवीर, ये कौन कौन थे? दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर से मिलाकर बना दिया। उसी तरह कुछ रालिया वालिया भी बना ही दिया होगा रणवीर और आलिया से मिलाकर। तो ये कोई नया ट्रेंड आप लोगों के लिए, आप जो जेनजी वाले खुद को बड़ा 30 मार का समझते हैं ना कि हमने एक नया ट्रेंड चलाया, भाषाविद इसे पुराने दौर से चलाते आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जो यूरोप की भाषाएं हैं और जो भारत की भाषाएं हैं, उनका उद्गम स्थान एक रहने की बहुत संभावना है। उनमें बहुत सी समानताएं हैं, सिमिलरिटीज हैं, जिस आधार पर उन्होंने एक भाषा परिवार बनाया जिसे कहा भारोपीय। भारत धन यूरोप धन ये जैसे कह सकते हैं, यानी भारत और यूरोप से जुड़ी हुई भाषाएं, भारोपीय। ठीक है जी। द्रविड़ कहते हैं दक्षिण को। राहुल द्रविड़ भी दक्षिण से ही आए हैं ना, कर्नाटक के हैं, बेंगलोर से संबंध रखते हैं, तो वो भी तो दक्षिण भारतीय राज्य है। या बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया। दोनों रूप मिलते हैं, प्रगट किया भी, प्रगट किया भी। मुझे लगता है अगर कबीर लिख रहे हैं तो प्रगट लिखा होगा उन्होंने, प्रगट नहीं लिखा होगा। प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप नवखंड, तो बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, भक्ति काल जब आप पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा होगी। ठीक है जी। तो उसमें भी भक्ति द्रविड़ उपजी का मतलब क्या है कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है जी। तो द्रविड़ यानी दक्षिण, तो जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीनी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इससे भर भर के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और आखिरी बार जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषाएं भारत में सबसे कम बोली जाती हैं, यानी भारत की जनसंख्या का सबसे कम हिस्सा इन चारों में से किस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलता है। ठीक है जी। तो हम इन दोनों ही बातों पर चर्चा करेंगे अभी। मैंने केवल इसलिए बताया कि मैं क्यों आप लोगों से साझा कर रहा हूं या क्यों ये महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी। हालांकि आप लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं है, ये भी बता दूं, और ये पाठ्यक्रम में तो नेट जेआरएफ के भी नहीं है, लेकिन वहां भी इससे खूब प्रश्न आते हैं। ठीक है जी। क्योंकि अब ये अनिवार्य नहीं होता ना कि पाठ्यक्रम से ही पूछे। ये जरूर होता है कि लगभग प्रश्न पाठ्यक्रम से आते हैं, लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे हो जाते हैं परीक्षा में जो इधर उधर से पूछ लेते हैं। और अगर ऐसे प्रश्नों के लिए भी हम तैयार हो पाए तो 5-10 मिनट हम अतिरिक्त दें अपनी पढ़ाई का, 15-20 आधा घंटा मान लीजिए, और हम ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार हो पाए जो सामान्यतः बाकी विद्यार्थियों को नहीं आएंगे, तो हम उस एज को क्यों छोड़ें? उस पर तो काम करना जरूरी है ना, और बेहतर है उसे समझना। तो 4 भाषा परिवार हो गए। अब हमें ये जानना है कि इनकी कौन कौन सी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। आपको केवल इन 4 भाषा परिवारों का नाम याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ना आपको 10 शाखाएं याद रखने की जरूरत है, ना भोलानाथ तिवारी ने इसे किस वर्ग में रखा और देवेंद्रनाथ शर्मा ने किस वर्ग में रखा, ये भी नहीं। जो पीडीएफ आप लोगों के पास आएगी उसमें ये चीज नहीं होगी, उसमें केवल वही होगा जो आपको याद रखना है। इस संदर्भ में ऊपर विविधता वगैरह वो लक्षण होंगे, वो आपकी इच्छा, आप याद करें ना करें। तो ये जो 4 परिवार हैं, इनकी कौन कौन सी भाषाएं हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये उसमें बस रहेगा। अभी मैं जो दिखा रहा हूं ऊपर वाला ये हिस्सा उसका अंग नहीं होगा। ठीक है जी। लीजिए मैंने अभी से हटा दिया।
तो भारोपीय, भारत और यूरोपीय। अब ये सब मेरा ही लिखा हुआ है, मतलब जब मैं नेटजेआरएफ में पढ़ाता हूँ तो मैं बोर्ड का प्रयोग करके ही पढ़ाता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स है वो ऐसा है कि थोड़ा जल्दी हमें पूरा करना है, आप लोग भी ये चाह रहे होंगे क्योंकि परीक्षा अभी उन्हीं नेटजेआरएफ में तो हर 6 महीने में होती है, तो इसलिए वहाँ हम बोर्ड पर थोड़ा कम लिखेंगे ताकि समय ना जाए उसमें, और जो मेरा लिखा हुआ है उसी में से सीधे सीधे ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, समझाने में कोई कोताही नहीं होगी, वहाँ मैं बिल्कुल इस चीज़ के पक्ष में नहीं रहता कि समय कम है तो 100 मीटर की रेस की तरह दौड़ो, तब समझ में आएगा ही नहीं तो क्या मतलब है, आप बस पढ़ते रहेंगे, उसका कोई मतलब है नहीं अगर आपको उस पढ़ने से फ़ायदा ना हो। तो जल्दी 1 घंटे में करे पूरी तैयारी, 5 घंटे में करे पूरी तैयारी, महामैराथन में करे पूरी तैयारी, इन सब में मेरा बहुत भरोसा नहीं है। ये है कि थोड़ा वक्त लेकर पढ़ लो, थोड़ा ज़्यादा वक्त दे दो, पर ऐसा पढ़ो कि फिर वो पढ़ा हुआ कहीं जाए नहीं और वो काम में आए, फिर जब प्रश्न आए तो ऐसे जवाब आए, फिर ये ना लगे कि यार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये दुविधाएं कम से कम हो, पूरी तरह खत्म नहीं होगी। मैं इस तरह के किसी दम्भ में भी नहीं रहता कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पढ़ाने के बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो बाहर से आ जाए। इतना जरूर कह सकते हो कि उनकी संभावना बहुत कम होगी, उनकी संख्या बहुत कम होगी, पर 70 के 70, वैसे भी मैं सारा पढ़ा नहीं रहा हूं, पर हम जो पढ़ाएंगे 70 के 70 उसमें से आए, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। और जो कह रहा है मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने किताब नहीं बताई ना, आपको टॉपिक्स बताए हैं। हर टॉपिक पर इतनी किताबें हो, किसी से पूछ सकते हैं। शिक्षक की समझदारी इससे तय होगी कि वो उन किताबों को चुनकर आपके हिसाब से पढ़ा दे जिनसे आने की संभावना ज्यादा रहती है। सारियों से पढ़ाने लगेंगे तब तो 1.5-2 साल का कोर्स होगा, तो वो तो होना नहीं है, कोर्स तो छोटा ही होना है, ये बहुत ही छोटा। तो इसलिए ऐसा होगा, और इतना ही मैं दावा करूंगा भाई, जितना पूरा किया जा सकता वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, भारत और यूरोप की भाषाएं। अब कौन कौन सी भाषाएं? अगर आपको भाषा विज्ञान समझना है तो भारत का राजनीतिक मानचित्र आप लोगों के दिमाग में बैठा होना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए। इसमें तो 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के भी आएंगे, और जब मैं कह रहा हूं दिमाग में बैठा होना चाहिए तो उसका मतलब महज इतना है कि आप लोगों को ये पता हो भारत में कौन कौन सा राज्य कहाँ है। अगर हम ऊपर से शुरू करें, सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो यूटी बना दिए, पहले एक अलग राज्य था वो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। उससे अगर आप नीचे की ओर आए, मैं एक बार मानचित्र ले लेता हूँ भारत का ना, उस पर फिर हम चर्चा कर लेंगे, ज़्यादा आसानी रहेगी हमें उस पर बात करने में। ठीक है जी, या इसे छोड़ते हैं क्योंकि बना हुआ होगा हमारे पास भारत का मानचित्र, ये लीजिए। ठीक है जी, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख, फिर नीचे हिमाचल प्रदेश, इधर की तरफ पंजाब, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर इधर बीच में हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर छोटा सा गोवा, महाराष्ट्र, बड़ा सा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, नीचे केरल, दूसरी तरफ तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर, अब पहले आंध्र प्रदेश होता था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों,
उधर उड़ीसा, उनके ऊपर छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड से ऊपर बिहार, और उनके इधर उड़ीसा और बिहार और झारखंड के उधर पश्चिम बंगाल, फिर ऊपर सिक्किम, फिर सबसे ऊपर इधर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम, फिर नमो आता है नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर और मिजोरम, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर इधर मेघालय। तो ये सारे राज्य हैं और ये आपको ध्यान होने चाहिए, ये याद होने बहुत जरूरी है। ठीक है जी, इतना तो पता ही होना चाहिए ना, ये जरूरी भी है। तो इससे आपको ना बहुत कुछ समझने में आसानी भी होगी, भाषा में खासकर, और वैसे भी। अब भाषाओं की चर्चा ऊपर से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जम्मू में बोली जाती है डोगरी, कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी। और ये चर्चा आगे भी काम आएगी जब हम संवैधानिक स्थिति पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण बातचीत है, ध्यान रखिएगा। जम्मू में बोली जाती है डोगरी, कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी, लद्दाख में बोली जाती है लद्दाखी। फिर नीचे आ जाइए, नीचे कौन सा राज्य है, हिमाचल। हिमाचल में हिंदी बोली जाती है मुख्यतः। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। मतलब भारत में तो अच्छी चीज़ ये है कि ज़्यादातर राज्यों के नाम, मतलब आप लोगों के सबसे अच्छी चीज़ कह रहा हूँ, राज्यों के नाम क्या है, भाषाओं के नाम पर। तो मिलती जुलती भाषाएं आपको वहाँ मिलेंगी। ठीक है जी। तो अब ये जो चीन, तिब्बत और बर्मा, म्यांमार से लगा हुआ जो पूरा ये क्षेत्र है, पूरा ये सीमा वाला क्षेत्र, यहाँ चीनी, तिब्बती, बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो लद्दाखी जैसे हो गई, फिर सिक्किमी जैसे हो गई, मणिपुरी जैसे हो गई, मिजो जैसे हो गई, और एक है बोडो। बस इतनी भी आप याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये चीनी, तिब्बती, बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। फिर द्रविड़ में नीचे दक्षिण में आ जाइए। कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तेलुगु, उसी से बना तेलंगाना। तेलुगु, कर्नाटक, कन्नड़, देखिए मिलता जुलता नाम है, कन्नड़ कर्नाटक, तेलुगु तेलंगाना। तमिलनाडु तमिल, बचा केरल और वहां की भाषा मलयालम। ये 4 भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। बाकी हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, ये सब भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। ये ज्यादातर इस हिस्से में पूरा। ठीक है। जो ऑस्ट्रिक भाषा, एशियाटिक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक नाम है संथाली। ठीक है जी। मुंडा, कोल, संथाली, खासी, निकोबारी, ये उस परिवार की भाषाएं हैं। अब आपको ये सारी याद हो ये जरूरी नहीं है, हालांकि आगे आपको वो सारी याद करनी ही पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल ये एक सूची है जिसमें से जो जो आपको याद कर लेनी चाहिए वो बता देता हूं, वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, नेपाली, मैथिली, कोंकणी। ये वैसे भी याद करनी पड़ेगी, आगे संवैधानिक स्थिति में जरूरी है, क्योंकि ये आता है कि भाई 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं संविधान में, तो वो आपको याद करना ही पड़ता है, वो तो पाठ्यक्रम में लगा हुआ भी है। तो किन किन स्थानों पर बोली जाती है आप छोड़ सकते हैं, जो हाईलाइट कर रहा हूँ केवल वो याद कर लेना है। तो चारों, ऑस्ट्रिक, मोन, खमेर, मुंडा, कोल, संथाली, मुंडारी, खसी, निकोबारी, ये ज्यादातर जनजातियों की भाषाएं हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो संथाली, मैलांचल में भी प्रसंग आता है ना, संथाली ही वो लोग होते हैं जिनसे किसानों का, संथाली किसानों से ही लोगों का संघर्ष होता है। मुंडा, बिरसा मुंडा से याद रहेगा, बड़े आदिवासी नेता रहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, बिरसा मुंडा, मुंडारी। खसी, खासी मेघालय में मुख्यतः मिलते हैं, और अंडमान निकोबार में एक जनजाति मिलती है जिसे निकोबारी कहते हैं। फिर चीनी, तिब्बती, बर्मी भाषा परिवार, इसमें एक तो हो गया लद्दाखी, अच्छा लद्दाखी ये है, और सिक्किमी और बोडो जरूर याद रखिएगा, और मणिपुरी। बाकी नहीं भी रख सकते, ये त्रिपुरा भी उधर ही है, मिजो भी, नागालैंड, नागा, बस इतने याद रख लीजिएगा। ठीक है जी।
और कैसे याद करना, रटना नहीं है, मानचित्र दिमाग में होगा। जो जो चीन तिब्बत बर्मा से लगते हुए क्षेत्र है, ऊपर लद्दाख लगता है, फिर सिक्किम लगता है, सिक्किम के बीच में हिमाचल लगता है, लेकिन हिमाचल की भाषा मैंने बताई नहीं, चंबा, लाहौली, कन्नौरी तीनों हिमाचल की, जरूरत नहीं है याद करने की। उसके बाद आगे उधर की तरफ देखिए, नागालैंड लगता है, फिर मिजोरम मणिपुर लगता है, और अंत में मिजोरम लगता है। तो नागा, मणिपुरी और मिजोरम की, ठीक है। जो बोडो एक जरूर याद रखनी है। तो ये हो गई भाषाएं, भारत के भाषा परिवार। ये एक सूची कामता प्रसाद गुरु ने दी है भाषा परिवारों की। उन्होंने 3 ही भाषा परिवार माने। भारोपीय, जिसकी भाषाओं को, भारोपीय में कि वो भाषाएं जिनका प्रयोग भारत में होता है उन्हें आर्य भाषाएं कहते हैं, ठीक है जी। आर्य भाषा का मतलब क्या हो गया, देखिए मैंने कहीं ना कहीं लिखा भी होगा ये, चलिए मैं कोई नहीं अभी लिख देता हूं। आर्य भाषाएं भारोपीय परिवार की भारत ईरानी शाखा की भाषाएं आर्य भाषाएं कहलाती हैं, जिसमें हिंदी, गुजराती, मराठी ये सब आ जाएंगे, जिनका प्रयोग भारत में हो रहा है, बस इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। ये एक सूची है जो कि अनिवार्य नहीं है आप लोगों के लिए पढ़ना, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है नहीं। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वैसे अन्य परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ही, जो दूसरे राज्यों में होती है उन परीक्षाओं के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के में आज तक इससे कोई प्रश्न नहीं आया, ना ही पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर इतनी ही बात हमें आज की कक्षा में करनी थी। हमने पहले आपके कोर्स, आपकी परीक्षा और आपके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की। ये बात की कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, अन्य शिक्षक क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद कैसे पढ़ाएंगे इस बारे में बात की, और इस कोर्स का अधिकतम लाभ आप कैसे उठा सकते हैं इस बारे में बात की। मतलब क्या क्या उसमें वो सहायता वाले पक्ष, बैच कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल स्टाफ इत्यादि, पहली बात। दूसरी बात, फिर हमने भाषा के अर्थ को, उसकी अवधारणा यानी उसकी विशेषताओं को समझा। उसमें ये भी समझा कि क्या ऐसा है जो याद रखना ही, और क्या ऐसा जो स्वैच्छिक है, आप चाहे तो याद रखें वरना आप छोड़ सकते हैं। फिर हमने भाषा के वर्गीकरण और भाषा परिवार की बात की। उसमें मुख्यतः एक तो उसके अर्थ को समझा, और एक कि भारत के कौन कौन से भाषा परिवार है और उसमें भी क्या क्या याद रखना है, इस पर बात की, और क्या आप छोड़ सकते हैं इस पर बात की। जो भी चर्चा हमने की, इसके सारे की PDF आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। उसमें भले 4-5 दिन का समय लगा करेगा, लेकिन वो उपलब्ध हो जाया करेगी, ठीक है जी। तो अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो आप लोग निसंकोच बता सकते हैं। चलिए अगली कक्षा में मिलेंगे, और अगली कक्षा से हम आपके पाठ्यक्रम में जो जो टॉपिक्स लगे हुए हैं उन पर बातचीत शुरू करेंगे। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।